हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज की वीडियो में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एक विमीय गति काइनेमैटिक्स का अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि 11th क्लास और जो नीट आईआईटी जैसे कई कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और उसके बाद 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसका विस्थापन होगा। तो बच्चों, जब हम कॉपी में दिशाएं बनाते हैं तो ये पूरब दिशा होती है और ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। इस तरीके से हम दिशाएं बनाते हैं। तो कोई व्यक्ति है, गति हम यहाँ से मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, मतलब ऊपर की ओर। वो इस दिशा में ऊपर की ओर पहले 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो मुड़ जाता है। मुड़ेगा तभी तो पूरब की ओर चलेगा, मतलब वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाता है और पूरब की ओर तकरीबन 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा? तो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति जिस रास्ते पर चलता है, मतलब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो इस पॉइंट तक चलता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और वो यहाँ तक पहुंच गया, तो इस स्थिति में अगर वो दूरी पूछता तो दूरी की परिभाषा होती है कि जिस पथ पर वस्तु गति करती है तो उस पथ की जो लंबाई होती है उसे ही दूरी कहते हैं। तो इस स्थिति में 10 मीटर और 20 मीटर टोटल पथ की लंबाई 30 मीटर है, तो दूरी 30 मीटर होती है। लेकिन विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सीधी दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। तो हम फुटा लेकर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देते हैं, तो ये जो दूरी आती है, न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, ये दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें ये दूरी इसमें निकालनी है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है और ये 90 डिग्री एंगल होने के कारण ये सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है वही हमारा विस्थापन है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 100 प्लस 400। तो बच्चों, इसका मान आया अंडर रूट 500, और जब 500 का रूट लेते हैं तो वो आता है 22.4। तो जो 22.4 आया है वही हमारा क्या है? विस्थापन। तो यहां हम जब देखते हैं तो आंसर में 22.5, 25 मीटर, 25.5 मीटर और 30 मीटर मिलता है, जो कि ए आंसर हमारा 22.5 मीटर बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक पिंड नियत वेग से रेखीय पथ पर गतिमान है, किसी क्षण पर इसके द्वारा तय की गई दूरी s और विस्थापन d है। तब मतलब एक वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करती है और एक सीधी लाइन पर, सीधी रेखा में गति करके वो यहां तक पहुंच जाती है। इस स्थिति में दूरी क्या होगी? तो बच्चों, जो पथ की लंबाई होती है वही दूरी होती है। जिस पथ पर वो चलता है उसकी लंबाई दूरी कहलाती है। तो यहाँ ये जो पथ की लंबाई होगी, सीधी लंबाई, वही दूरी होगी। और विस्थापन, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था प्रश्न, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो विस्थापन होती है। तो इस केस में यही जो लंबाई है वो विस्थापन होगी। मतलब इसमें जो दूरी है s और विस्थापन d बराबर होता है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है, लौटना नहीं चाहिए उसे, तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर आते हैं। तो इसका आंसर है d बराबर s। अगला प्रश्न है, दो कण A और B विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं हैं जो समय अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री कोण बनाते हैं। इनके वेगों के अनुपात क्या होंगे? तो बच्चों, जब xt ग्राफ होता है, मतलब स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, तो उस ग्राफ का जो ढाल होता है tan थीटा, उस ग्राफ का जो ढाल होता है tan थीटा, वो हमें वेग के बारे में जानकारी देता है, मतलब वो वेग के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में इसने बताया है कि जो
एक कण ए है, एक कण जो ए है वो समय अक्ष के साथ जो थीटा कोण है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि दूसरा कण जो बी है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इनके वेग के अनुपात क्या होंगे? तो बच्चों ए ने कोण कितना बनाया है? 30 डिग्री, और बी ने कितना बनाया है? 60 डिग्री। तो बी बराबर tan थीटा। अगर हम यहाँ पर ए का वेग थीटा रख देंगे तो हमें ए का वेग मिल जाएगा, और बी बराबर tan थीटा, और बी का थीटा रख देंगे तो हमें बी का वेग मिल जाएगा। अनुपात पूछा तो उसमें भाग लगा देंगे, तो बी ए अनुपात वी बी, tan 30 डिग्री बटा tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3, मतलब 1:3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। हाँ तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बंदूक की 1.2 मीटर लंबाई की नलिका से 640 मीटर पर सेकंड की चाल से एक गोली निकलती है। त्वरण नियत होने पर फायर होने के पश्चात गोली द्वारा नलिका में लगा समय है। तो बच्चों एक नलका है, बंदूक की एक नलका है, ठीक है बच्चों, और जो नलका की लंबाई है वो है 1.2 मीटर, और प्रारंभ में गोली यहाँ पर होगी। तो प्रारंभ में जब गोली यहाँ पर होगी तो वो स्थिर होगी, इसका वेग 0 होगा, और जब फायर करेंगे तो वो गति करेगी, और जब इस नलिका से बाहर निकलेगी, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगी, तो उसकी चाल है 640 मीटर पर सेकंड। मतलब इस दौरान इसने नलका की लंबाई के बराबर दूरी तय की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से 1.2 मीटर दूरी तय की है। तो ये बोल रहा है कि त्वरण इस दौरान नियत है, और बच्चों जब जब त्वरण नियत होता है वहां पर हम गति के समीकरण लगाते हैं, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों u दे रखा है, v दे रखा है, अगर हमें a मिल जाए तो हम गति के प्रथम समीकरण से हम समय निकाल सकते हैं, b बराबर u प्लस ए टी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ a और t दोनों ही नहीं है, t हमें निकालना है लेकिन हमें a चाहिए। तो हम गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, जो होता है दूसरे नहीं बच्चों, तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो उसका अंतिम वेग है 640 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रारंभ में उसका वेग है 0 प्लस 2 गुणा a गुणा x, और x का मान है 1.2। तो इस प्रकार बच्चों a का मान आ जाएगा 640 का वर्ग, और 12 दूनी 24, मतलब 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने यहाँ तुरंत इसका निकाल लिया है। अब इसे यहाँ रखेंगे तो v का मान है 640, u का मान है 0, a का मान अभी रख देंगे, और t निकालना है। तो t बराबर 640 बटा a। तो 640 और a की वैल्यू है 640 का वर्ग, और बटा मतलब ऊपर चली जाएगी संख्या 2.4। बच्चों जब इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.00375 सेकंड। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 गुणा 10⁻³ सेकंड, मतलब 3.75 मिली सेकंड। 10⁻³ का मतलब होता है मिली सेकंड, और ऐसा भी कोई आंसर नहीं है ये 3.75 है, यहाँ 4 मिली सेकंड है, ये 40 मिली सेकंड है, जब 400 माइक्रो सेकंड है, और 1 सेकंड है, तो इसे ही लगभग हम 4 मिली सेकंड लिख देंगे। तो आंसर इसमें बच्चों टिक होगा ए। प्रश्न नंबर 5 है, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो नियत चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान लड़के की औसत चाल निकालिए। बच्चों औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर हमें इस प्रश्न में कुल दूरी और कुल समय मिल जाए तो हम इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न का कह रहा है वो घर से चलता है और अपने विद्यालय या स्कूल पहुंच जाता है। घर से स्कूल की जो दूरी है
दूरी है वो 6 किलोमीटर है। तो पहले वो घर से स्कूल जाता है इधर, और उसकी चाल होती है b1 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों प्रश्न में वो बोल रहा है कि वो घर से जब स्कूल जाता है तो उसकी चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जब स्कूल से वापस लौट कर आता है तो उसकी चाल हो जाती है b2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों अगर हम इस पूरे प्रश्न को पढ़ें तो वह पहले घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर आता है, इस दौरान उसने उसकी औसत चाल पूछी है। तो बच्चों जब घर से स्कूल जाएगा तो वो 6 किलोमीटर चलेगा, और वापस से स्कूल से घर आएगा तो फिर वो 6 किलोमीटर चलेगा, तो टोटल उसकी दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। हाँ, अगर इसी प्रश्न विस्थापन पूछ लेता तो इसका मान 0 होता। अब हमें टोटल समय निकालना है इस दूरी को तय करने में। तो पहले बच्चों वो घर से स्कूल जाता है तो उसे जो टाइम लगता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उस टाइम को हम लिख देते t1। दूरी, जब वो घर से स्कूल जाता है तो वो दूरी तय करता है 6 किलोमीटर, और उसकी चाल होती है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे टाइम लगेगा 6 बटा 2.5। इसी प्रकार जब वो स्कूल से घर आएगा तो उसे समय लगेगा दूरी बटा चाल, तो दूरी तय करता है 6 और लौटते समय उसकी चाल होती है 4। तो स्कूल से घर से स्कूल जाते समय उसे टाइम लगेगा t1, और स्कूल से घर आते समय उसे लगेगा टाइम t2। तो इस दौरान जो कुल समय लगेगा वो होगा t बराबर t1 प्लस t2। तो t बराबर 6 बटा 2.5 प्लस 6 बटा 4। इस पॉइंट को उठाएंगे, ऊपर 60 हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे 100, भाग लगाएंगे, ये आएगा 240 प्लस 150 बराबर 390 बटा 100, कैंसिल। तो टाइम आ गया 39 बटे 10 सेकेंड। तो कुल दूरी इस दौरान तय हुई है 12, और समय लगा 39 बटा 10। तो हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकल 3, 3 त्रिक 9, ये 10 चला जाएगा ऊपर। तो आंसर आएगा बच्चों 40 बटे 13 किलोमीटर प्रति हावर, जो कि बी आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक बिल्ली एक समान चाल बी यू से एक्स से वाई तक जाती है और एक समान चाल बी डी से वाई से एक्स पर वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों फिर से वही सूत्र है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो मान लीजिए ये x है और ये y है, तो एक बिल्ली x से y तक जाती है, इस दौरान उसकी चाल है बी यू, और मान लेते हैं वो दूरी कितनी है x से y तक की दूरी x है, और इस दौरान उसकी चाल है बी यू, और जब वो y से x तक लौट के आती है तब भी वो x दूरी तय करेगी, और उसकी चाल जो दे रखी है वो बी डी है। तो हमें इस दौरान अगर हम पूछें कि कुल कितनी दूरी तय हुई है, तो पहले वो x से y तक गई, x दूरी तय की, फिर वो y से x तक आई, x दूरी तय की, तो इस दौरान तय की गई कुल दूरी है 2x। अब हमें कुल समय और निकालना है। तो मान लीजिए x से y तक जाने में समय लगा t1 और y से x तक जाने में लगा समय t2, और दोनों समय को निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल समय आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x से y तक जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बच्चों x से y तक कितनी दूरी तय की है इसने? x। इस दौरान चाल कितनी है उसकी? बी यू। तो ये आ गया समय। अब y से x तक जाने में कितना समय लगेगा? तो t2 बराबर दूरी, y से x तक की दूरी कितनी है? x, और वेग कितना, चाल कितनी है इसकी? vd। ये आ गया टाइम। तो अब कुल समय इस दौरान t बराबर t1 प्लस t2, t बराबर x बटे बी यू प्लस x बटे बी डी, x कॉमन लेंगे तो x b बटा u प्लस 1 बटा बी डी, इसका लघुत्तम लेंगे बी यू बी डी, तो बी डी प्लस बी यू। तो ये आ गया टोटल टाइम। इसको हम यहाँ रखेंगे। कुल दूरी इस दौरान x से y तक गया, फिर y से x तक गया, तो कुल दूरी 2x तय करी है,
और टाइम लगाए x बी डी प्लस बी यू बटे में बी यू और बी डी, x से x कैंसिल, ये संख्या ऊपर पहुंचेगी तो 2 बी यू बी डी बटा बी डी प्लस बी यू। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? मान लीजिए ये पूरी दूरी है, सीधी सड़क है, और यहां से लेकर यहां तक की जो कुल दूरी है मान लीजिए वो x है, तो इस दूरी का 1/3 भाग मतलब 1/3 मतलब x/3 यहां से यहां तक का ये भाग हो गया x/3। इस दूरी को तय करने में इस दौरान उसको जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष जो बची दूरी है मतलब 2/3 2x/3 उसे यह है, इसे b1 मान लो, इसे b2 मान लो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी? फिर से वही सूत्र लगेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से चलकर यहां पहुंचा तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? x। अब समय निकालो, तो पहले यहां से यहां तक पहुंचने में समय निकालेंगे t1, और फिर शेष 2/3 दूरी तय करने में जो समय लगेगा उसे निकालेंगे t2। तो हम जानते हैं पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में उसे समय लगेगा t1। इस दौरान दूरी जो होगी x वो होगी x/3 और चाल है उसकी 20, तो इसका मान आ गया x/60। इतना टाइम लगेगा, और शेष 2/3 दूरी तय करने में उसे समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी कितनी है 2x/3 और उसकी चाल कितनी है 60, तो ये दूरी तय की गई 2x/180 समय में, सेकंड में। तो कुल समय निकालेंगे तो t बराबर t1 प्लस t2 x/60 प्लस 2x/180, एलसीएम लेंगे 180, 60 का भाग लगाएंगे 180 में 3 बार जाएगा 3x प्लस 2x, तो 5x/180। यहाँ रखेंगे इसको 5x/180 कैंसिल, 180/5, तो 5 × 15 5 × 30 36 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों इसका। प्रश्न नंबर 8। एक कार की गति की प्रथम आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के नियत वेग से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के नियत वेग से तय करता है, तो औसत वेग निकालिए। तो जो औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटा इस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। तो मान लीजिए एक कार है, वो यहां से चलना प्रारंभ करती है और यहां तक पहुंच जाती है, इस बिंदु से ए बिंदु से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचती है, तो इस दौरान बच्चों दूरी और विस्थापन एक ही होगा, तो चाल और वेग कुछ भी पूछे एक ही आंसर आएगा। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी x है, तो बोल रहा है कि प्रथम आधी दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है x1 बराबर x/2, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलता है, मतलब b1 बराबर इस दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, और जो शेष आधी दूरी है x/2 उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, तो औसत वेग निकालिए। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। जब वो यहां से चलकर यहां तक जाएगा तो उसका कुल विस्थापन हो जाएगा x, हमें समय और निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आधी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? t1 बराबर दूरी बटा चाल। इस दौरान दूरी कितनी तय की उसने? x/2। चाल कितनी है उसकी? 40, तो उसे टाइम लगेगा x/80 सेकंड या घंटे, घंटे में रखा तो घंटा लगेगा। और t2 बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इस दौरान? शेष आधी दूरी तय की उसने x/2, चाल कितनी उसकी 60, तो यह आएगा x/180 120। तो कुल यहां से यहां तक कितना समय लगेगा? t बराबर t1 प्लस t2 x/180 प्लस x/120, इसका लघुत्तम लेंगे
240, 3x प्लस 2x बराबर 5x बटे 240 घंटा, ये समय आ गया। तो कुल विस्थापन हो गया x और समय हो गया 5x बटा 240, x से x कैंसिल, तो 240 बटा 5 और ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रथम 1 घंटे तक किसी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों फिर से वही सूत्र है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हमें इस प्रश्न में एक तो कुल दूरी चाहिए और एक कुल समय। वो बोल रहा है कि ये टोटल जो दूरी है, तो शुरुआत में t1 बराबर 1 घंटे तक उसकी चाल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो इस दौरान मान लीजिए उसने x1 दूरी तय की होगी, वो हमें नहीं पता, मतलब वो यहाँ से चलकर कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया होगा। और अगले आधा घंटे में उसकी चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। यहाँ दूरी नहीं दी गई है और लास्ट में वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कुल समय तो हमें मिल गया 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटा, लेकिन कुल दूरी नहीं मिली है। तो हम इनकी मदद से कुल दूरी निकालेंगे। तो शुरू में प्रारंभ में जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी, b1 दूरी है x1 और समय t1। तो फिर हम x1 बराबर लिखेंगे b1 इंटू t1। चाल कितनी है 60, समय लगा है 1 घंटा, तो इस दौरान उसने दूरी तय की है 60 किलोमीटर। और अगले आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल है 40, समय आधा घंटा, तो दूरी तय की उसने 20 किलोमीटर। तो कुल कितनी दूरी तय हो गई? यहाँ 60 और 20, तो 60 प्लस 20 बराबर 80 बटा 1.5। और जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर बच्चों बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो बच्चों यहाँ देखो, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये पुल है, ठीक है बच्चों, और इस पुल की लंबाई है 850 मीटर। अब एक जो ट्रेन है, ये ट्रेन यहां से प्रवेश करती है, तो ये है 150 मीटर लंबी। तो जो ट्रेन के जो आगे का इंजन वाला भाग होता है, जो ड्राइवर होता है, वो जब यहाँ पर प्रवेश करेगा तो जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये हिस्सा यहाँ तक, तो ये आगे वाला भाग जो है वो यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ एंड में पहुंच गया। तो इस दौरान ये हिस्सा ट्रेन का 850 मीटर दूरी तय करेगा। लेकिन अभी ये ट्रेन पार नहीं होगी जब तक ये लास्ट वाला डिब्बा है, जो लास्ट वाला डिब्बा है वो पुल से बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक ट्रेन पार नहीं मानी जाएगी। जब आगे वाला हिस्सा 150 मीटर और आगे चला जाएगा, तब ये लास्ट वाला जो भाग होगा वो यहाँ पर आएगा और पूरी ट्रेन पार हो जाएगी। तो जब ट्रेन का आगे का हिस्सा 850 किलोमीटर चलेगा तो पूरी ट्रेन पुल के अंदर होगी और पुल को पार वो तब करेगी जब लास्ट वाला भाग भी ट्रेन का जो डिब्बा है वो निकल जाएगा बाहर। वो तब निकलेगा जब ट्रेन 150 मीटर और चलेगी। तो इस दौरान जब ये पुल को पार करेगी तो ये कुल जो दूरी तय करेगी वो 850 प्लस 150 मीटर होगी, मतलब 1000 मीटर होगी। अच्छा, अगर ये बिंदुवत वस्तु होती बहुत छोटी तो ये दूरी 850 हो जाती। अब इस दौरान चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो ये मीटर में दे रखा है, ये दूरी जो मीटर में दे रखी है, और यहाँ पर ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे आंसर आएगा वो घंटे में आएगा और सेकंड में बदलना है, तो इसे बदलेंगे पहले। तो 45 गुणा 1000
मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बटा 3600 सेकंड। ठीक है, इसको काटेंगे तो जाता है 5/18, 5/18। 3 से काटेंगे तो मतलब 75/6, और काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 25/2। ये इसकी चाल हो गई। तो अब समय पूछा है तो चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय बराबर कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी तय की इसने 1000 मीटर और चाल है 25/2, जो ऊपर चला जाएगा। 25 से 1000 कटेगा 40 बार इंटू 2, तो 80 सेकंड। ये 80 सेकंड में ये ट्रेन पूरे पुल को पार कर देगी। निम्न में से कौन सी एक विमी गति है? मतलब एक विमी गति मतलब एक सरल रेखा में गति एक विमी गति होती है। पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति नहीं बच्चों, ये द्विविमी गति है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी गति, ये भी द्विविमी गति है। चलती हुई ट्रेन के पहिए की गति, ये वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है। और सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, तो बच्चों यही एक विमीय गति है। सीधी रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन एक सरल रेखा में गति करेगी, तो ये एक विमीय गति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि सरल रेखा में गतिमान एक कण 10 सेकंड के पश्चात अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई तो कण की गति के लिए कौन सा कथन सत्य? मतलब वो कह रहा है कि कोई वस्तु यहां से चलना स्टार्ट होती है, वो इधर जाती है और वापस से लौटकर उसी बिंदु पर आ जाती है। तो इस दौरान उसने जो कुल दूरी तय की है वो है 30 मीटर और जो कुल समय लगाया है वो है 10 सेकंड। तो बच्चों इस स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु यहां से चलकर जिस बिंदु से चलकर और उसी बिंदु पर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन हमेशा 0 होता है। ठीक बच्चों, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, कण का विस्थापन 0 होगा। लेकिन अगर हम चाल निकालेंगे तो चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है 30 और समय है 10, तो चाल आ गई 3 मीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है। अगर हम वेग के बारे में बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो 0 बटे अगर 10 रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, तय किए गए विस्थापन तथा दूरी के अनुपात का आंकिक मान सब हमेशा होता है। तो बच्चों जब कोई वस्तु तय चलती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन में दो संबंध होते हैं। अगर कभी वस्तु एक सीधी लाइन पे चलती है तो ऐसी स्थिति में दूरी विस्थापन दोनों बराबर आती है, या दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज्यादा आएगा, कभी कम नहीं आएगा। ठीक है, जो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, कम कभी नहीं होगी। तो अगर ये कंडीशन है मान लीजिए, तो कभी विस्थापन का मान मान लीजिए 2 है तो दूरी का मान 2 हो सकता है, और किसी केस में अगर दूरी का मान 3 है तो विस्थापन का मान मान लीजिए 2 हो सकता है। कभी भी विस्थापन ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, अगर दोनों का बराबर है 2 और 2 है तो इसका आंसर आएगा 1, और दूरी का मान ज्यादा भी हो सकता है तो इसका आंसर आएगा 1.5। तो या तो 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा, कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका विस्थापन और दूरी का अनुपात आएगा बच्चों, अच्छा सॉरी जब उल्टा हो गया, यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, तो इसका आंसर 1 से कम आएगा। तो इसका आंसर 1 या 1 से कम होता है। इसी प्रकार बच्चों यही प्रश्न है ये कि औसत वेग और औसत चाल का अनुपात क्या होता है। औसत वेग और औसत चाल का अनुपात होता है विस्थापन, औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय, और औसत चाल होती है दूरी बटे समय। समय समय कैंसिल, तो औसत वेग और औसत चाल का अनुपात वही होता है जो विस्थापन और दूरी का होता है, मतलब या तो 1 या 1 से कम। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। अगला प्रश्न है, एक कण 10 मीटर की त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों तो एक कण इस तरीके से अर्धवृत्त पर घूमता है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पर पहुंच जाता है। इस अर्धवृत्त पर चलता है, तो इस जिस पथ पर चलता है इस पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और वो पूछ रहा है औसत वेग, तो औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन
बटे समय। तो बच्चों विस्थापन कैसे निकालते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो विस्थापन कहलाती है। तो इस दौरान जो इस अर्धवृत्त की जो जो व्यास है मतलब 2r है, वो इसका विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी विस्थापन कहलाई जाएगी, जो कि व्यास के बराबर होगी। तो विस्थापन कितना है 2r और समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो 2 इंटू आर का मान है 10/5, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। डी आंसर इसका। प्रश्न नंबर 16, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है। व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा? तो बच्चों औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब वो बोल रहा है कि एक सीधी सड़क पर, मान लीजिए यहां से यहां तक एक सीधी सड़क है और आधे समय में v1 वेग से, मतलब अगर हम समय को t माने, यहां से यहां तक पहुंचने में उससे t समय लगता है। तो प्रथम आधे से मतलब यहां से यहां तक मान लीजिए जो टाइम है वो आधा है, मतलब t/2 है। उस दौरान उसका वेग है v1 और अगले आधे समय मतलब t2 बराबर t/2 के दौरान उसका वेग है v2। तो हमें औसत वेग चाहिए। तो औसत वेग मतलब कुल विस्थापन, यहां से यहां तक का कुल विस्थापन चाहिए, जो कि दूरी के बराबर होगा। और कुल समय, तो समय तो लग रहा है t, और अगर हम कुल विस्थापन निकालें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना विस्थापन तय होगा? तो चाल बराबर या वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो फिर विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। वेग v1 समय t1, वेग है v1 समय है t/2। ऐसे ही विस्थापन x2 बराबर, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना होगा? x2 बराबर वेग इंटू समय। तो वेग है v2 और समय है t/2। तो कुल विस्थापन निकालेंगे x बराबर x1 प्लस x2। x का मान है v1 t/2 प्लस v2 t/2। यहाँ से t/2 कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में बचेगा v1 प्लस v2। ये आ गया विस्थापन। इसको याद रखेंगे, कुल विस्थापन हो गया t/2 v1 प्लस v2, t से t कैंसिल, तो v1 प्लस v2 बटा 2। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। अगला प्रश्न है 17, एक कण अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों फिर से वही सूत्र है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब वो कह रहा है अपनी आधी दूरी को v1 चाल से चलता है, मतलब वो यहां से चलकर यहाँ पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए, कुल दूरी कितनी है x, तो उसकी आधी दूरी मतलब x1 बराबर x/2 को वो v1 चाल से चलता है और शेष आधी दूरी जो x2 बराबर x/2 है उसे v2 चाल से चलता है। तो हमें कुल दूरी कितनी मिल गई x, कुल समय चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा उससे निकालते हैं t1। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस दूरी तय होती है x/2, चाल है v1 और t2 बराबर x2 बटे v2, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय होती है x2 x/2 और चाल है v2। तो कुल समय कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक t1 है, यहाँ से यहाँ तक t2 है, कुल लगेगा समय t बराबर t1 प्लस t2। तो t बराबर x बटे 2 v1 प्लस x बटे 2 v2। तो यहाँ पर हम x/2 कॉमन लेंगे तो 1/v1 प्लस 1/v2 और इसका एलसीएम लेंगे तो v1 v2 v2 प्लस v1 मतलब v1 प्लस v2 और x/2 ये आ गया टाइम। तो यहाँ कहेंगे x/2 v1 प्लस v2 v1 v2, x से x कैंसिल, ये संख्या जो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो इसका आंसर है बच्चों डी। अगला प्रश्न है 18, एक कण रेखा OX के अनुदिश गति करता है, मतलब एक कण है वो किसी एक लाइन OX की दिशा में गति कर रहा है।
बिंदु ओ से टी सेकंड बाद उसकी जो दूरी होती है वो होती है x बराबर 40 प्लस 12 माइनस टी क्यू। विराम अवस्था तक आने में उसके द्वारा तय की गई दूरी हुई, मतलब वो चल रहा है, और जो विराम अवस्था में आ जाएगा तो कितने समय बाद वो विराम अवस्था में आएगा और उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। वो चल रहा है, यहाँ से चलता जा रहा है, और जब रुक जाता है तो कितनी दूरी तय की है। तो बच्चों जब रुक जाता है तो उसका वेग हो जाता है 0, और वेग उसका 0 कितने टाइम पर होता है उसे हम निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, जब वस्तु रुक जाती है तो उसका वेग 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे उसका वेग 0 कब हुआ, टाइम कितना हुआ, और उस टाइम पर उसने कितनी दूरी तय की है। अगर हमें टाइम पता चल गया तो उस टाइम को यहाँ रख देंगे 12t। तो बच्चों जब विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें तात्क्षणिक वेग मिल जाता है। ये बच्चों तात्क्षणिक समीकरण है दूरी की, और हम इससे वेग का मान निकालेंगे तात्क्षणिक। तो x का मान है 40 प्लस 12 t माइनस टी क्यू, और यहाँ पर बच्चों हम इसका करेंगे अवकलन। तो 40 का समय के साथ अवकलन होता है 0, और 12t का होता है 12 माइनस, और x की घात n का अवकलन होता है, घात आगे लेकर घात में से एक घटा देते हैं, मतलब 3t²। तो वेग का सूत्र आ गया 12 माइनस 3t²। और जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, कंडीशन क्या है, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका वेग 0 हो जाता है। तो वो कितने टाइम पर होगा उसे निकालेंगे। तो यार कहेंगे 0 बराबर 12 माइनस 3t², तो 3t² बराबर 12, तो t² बराबर 4, तो t का मान आ गया 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड बाद वस्तु यहाँ पहुंच जाएगी और वो रुक जाएगी। तो उसने कितनी दूरी तय की है 2 सेकंड में, तो t बराबर 2 सेकंड में जब वस्तु विराम अवस्था में आती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो x बराबर 40 प्लस 12, t का मान है 2 माइनस 2 का होल क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, 64 माइनस 8 बराबर 56 मीटर। मतलब जब वस्तु विराम अवस्था में आती है तो उसे समय लगता है 2 सेकंड, और उसने दूरी तय की है 56 मीटर। अगला प्रश्न है 19। एक कण सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है। टी सेकंड में 135 मीटर दूरी तय करने के बाद इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। समय ज्ञात कीजिए। बच्चों एक वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, जब वो टी समय बाद वो यहाँ से गति प्रारंभ करती है और यहाँ पहुंच जाती है, तो टी समय बाद वो 135 मीटर मतलब x बराबर 135 मीटर दूरी तय करती है। उसके बाद उसका वेग 10 का 20 हो जाता है। मतलब प्रारंभ में उसका वेग कितना था 10 मीटर पर सेकंड, अब उसका वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो समय कितना होगा। तो इस प्रश्न में हमारे पास त्वरण नहीं है। हम v बराबर u प्लस ए टी से समय तो निकाल लेंगे, लेकिन a नहीं है। तो a निकालने के लिए हमें गति का तीसरा समीकरण लगाना पड़ेगा, b² बराबर u² प्लस 2ax। तो अंतिम में कितना है 20, मतलब वर्ग करेंगे 400 बराबर u 10 का वर्ग करेंगे 100 प्लस 2 गुणा a गुणा 135। इधर ले जाएंगे इसको 400 माइनस 100 बराबर 270a। तो a बराबर 300 बटा 270, ये कटेगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। तो b कितना है अब 20 बराबर 10 प्लस 10/9 इंटू टी। इसको इधर ले आएंगे 20 माइनस 10 बराबर 10/9t। तो 10 बराबर 10/9t। तो t बराबर 10 से 10 कैंसिल 9 सेकंड। तो 9 सेकंड बाद उसका वेग 20 हो जाएगा और वो दूरी तय करेगा 135 मीटर।